ओके, चैप्टर 3 वर्क कल्चर, इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस, टाइप्स ऑफ वर्क कल्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ वर्क कल्चर, ये सब हम करेंगे। तो सबसे पहले है व्हाट इज वर्क कल्चर। द प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज एंड वैल्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म इट्स वर्क कल्चर। मतलब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या रूल्स फॉलो होते हैं और किस तरीके से सारा काम होता है, प्रिंसिपल्स क्या हैं, जैसे किसी को तंग करके करना है, या जैसे जो मटेरियल ऑर्डर करना है, रॉ मटेरियल ऑर्डर करना है, वो बिल्कुल टाइम पे ऑर्डर करना है, क्या हमारे पास अरेंजमेंट है कुछ स्टोर करने की, क्या पॉलिसीज हैं, और वैल्यूज क्या हैं। जैसे वहाँ पर सपोज ऐसा माहौल है जहाँ पे सारे फेस्टिवल्स अच्छे से सेलिब्रेट होते हैं, तो दीज बिकम वैल्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वर्क कल्चर कहलाता है ये सारा। Then the culture of organization decides the way employees behave amongst themselves as well as the people outside the organization. एक तो ये डिसाइड करता है आपस में कैसे बिहेव करते हैं, इसके अलावा और क्या डिसाइड करता है कि वो बाहर के लोगों से कैसे बिहेव करते हैं, जैसे वेंडर्स हैं जो, या कस्टमर्स हैं, उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं। सो ऑल दिस फॉर्म्स वर्क कल्चर। Now, types of organization work culture: strong, weak, normative, pragmatic, academy, club work, fortress. ये last time भी किया था, so I'll not go into detail. So, okay. स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन वर्क कल्चर कहाँ है, जहाँ पर सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और सारी पॉलिसीज अच्छे से फॉलो होती हैं। जितनी भी पॉलिसीज हैं, रूल्स बने हुए हैं, नॉर्म्स बने हुए हैं, प्रोसीजर्स बने हुए हैं, दे आर फॉलोड वेरी नाइसली। ठीक है। देन वीक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, जहाँ पर इससे उलट हो। ठीक है। पॉलिसीज वगैरह बनी हुई हैं बट जनरली जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने सुपीरियर से डरते हैं, इसलिए अपना काम प्रॉपरली करते हैं। ठीक है। मतलब अदरवाइज अगर उनको मौका मिले तो दे कैन, मतलब वो कुछ थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं रूल्स को। दिस इज वीक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं करते वो सुपीरियर की, जैसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन वर्क कल्चर में रिस्पेक्ट की जाती है, यहाँ पर दे डोंट रिस्पेक्ट देयर लीडर। देन नॉर्मेटिव वर्क कल्चर क्या है, जहाँ पर सारे रूल्स रेगुलेशंस बहुत अच्छे से फॉलो होते हैं, जो भी पॉलिसीज हैं बहुत अच्छे से फॉलो होती हैं। अगर 9 बजे का टाइम है रिपोर्टिंग टाइम, तो सारे एम्प्लॉयज दे लाइक टू रिपोर्ट 5 minutes बिफोर 9 एंड लाइक दिस। सो नेक्स्ट इज प्रेगमेटिक वर्क कल्चर। प्रेगमेटिक वर्क कल्चर में क्या होता है कि कस्टमर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है, कस्टमर को भगवान समझा जाता है, ताकि क्योंकि वो ये समझते हैं कि कस्टमर की वजह से ही बिजनेस चल रहा है। देन एकेडमी वर्क कल्चर में क्या है कि एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है बार बार। ठीक है। मतलब सारे एम्प्लॉयज जो हायर किए जाते हैं दे आर ऑलरेडी वेरी स्किल्ड, पर उनको बार बार ट्रेनिंग भी दी जाती है, अगर उनको, ताकि वो अपने स्किल और इम्प्रूव कर सकें। जैसे कोई भी एकेडमी होती है, उसमें क्या होता है कि पढ़ाया जाता है, तो पढ़ाने का यही मतलब है कि तुम्हारे स्किल्स को पॉलिश किया जाता है। तो एकेडमी वर्क कल्चर में यही है कि जो भी एम्प्लॉयज हैं वो चेक किया जाता है कि किसको ट्रेनिंग की जरूरत है, किसको रीट्रेनिंग की जरूरत है, तो स्किल्स को ताकि पॉलिश, स्किल्स ताकि पॉलिश होते रहें। तो ट्रेनिंग पे बहुत एम्फेसिस होता है एकेडमी वर्क कल्चर में। देन क्लब वर्क कल्चर एंड फोर्ट्रेस वर्क कल्चर। तो क्लब वर्क कल्चर में क्या बताया था, क्लब वर्क कल्चर में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके पास कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन होती है। ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन में क्या होगा कि उनको उसी से रिलेटेड काम दिया जाएगा। तो दिस इज क्लब वर्क कल्चर। वो सारे वही काम करेंगे जिसमें वो, जिस फील्ड में वो स्पेशलाइज्ड हैं। और फोर्ट्रेस वर्क कल्चर, और एक और था टफ गाय वर्क कल्चर। ठीक है। तो इसी तरीके से और भी कुछ थोड़े से हैं हमारे पास वर्क कल्चर्स। एक था बेट योर कंपनी वर्क कल्चर। ठीक है। बेट योर कंपनी वर्क कल्चर में क्या था कि जो कंपनीज हैं वो बहुत सारा रिस्क उठा लेती हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए। टफ गाय वर्क कल्चर था एक, उसमें फीडबैक्स को बहुत
अहमियत दी जाती है। ठीक है, इसी तरीके से फोर्ट्रेस वर्क कल्चर जो है उसमें क्या है कि जो एम्प्लॉइज हैं उनकी जॉब सिक्योर नहीं है, उनको किसी भी टाइम पे अगर ऐसा लगता है जो ऑर्गेनाइजेशन है कि इनकी जरूरत नहीं है तो उनको रिलीव कर दिया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज functions of work culture. So it guides and shapes the attitude and behavior of employees. Okay, okay. तो ये एम्प्लॉइज का एटीट्यूड और बिहेवियर शेप कर देता है वर्क कल्चर, क्योंकि सपोज पंक्चुअलिटी बहुत अच्छे से फॉलो होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या ये कहा जाए कि टाइमिंग्स के बारे में दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, तो वहाँ के सारे एम्प्लॉइज दे टेंड टू बिकम पंक्चुअल, तो उनकी ये हैबिट बन जाती है, उनका एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि दे आर पंक्चुअल। देन इट हेल्प्स टू होल्ड द ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से करते हैं सारे लोग। इट क्रिएट्स टीम स्पिरिट अमंगस्ट एम्प्लॉइज, तो अगर जहां पर हेल्दी वर्क कल्चर होगा वहां पर टीम स्पिरिट होगी, सब एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे के बारे में कंसर्न्ड होंगे, दिस इज टीम स्पिरिट। Then it encourages the employees to give priority to organizational interests above their personal interests. ये क्या है कि अपने इंटरेस्ट से ऊपर ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे, जिसमें सिर्फ 1% का फायदा है उस पे एम्फेसिस नहीं देंगे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को ध्यान में देंगे। देन वर्क कल्चर प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में बता देता है वर्क कल्चर। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी वर्क कल्चर। अब हेल्दी वर्क कल्चर क्या है, जहां पर सारे नॉर्म्स अच्छे से फॉलो होते हैं, और जिसको हम नॉर्मेटिव वर्क कल्चर या स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन वर्क कल्चर कहेंगे, वो एक हेल्दी वर्क कल्चर है। बट इसमें होगा क्या कि देयर विल बी हेल्दी कंपटीशन अमंगस्ट एम्प्लॉइज, आपस में जेलसी नहीं होगी। सो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले कि हमारा वर्क कल्चर अच्छा हो, बिकॉज एम्प्लॉइज स्टे मोटिवेटेड एंड लॉयल टू मैनेजमेंट, उनमें जोश भरा रहता है और वो वफादार भी रहते हैं मैनेजमेंट के प्रति। देन इट क्रिएट्स हेल्दी कंपटीशन अमंगस्ट एम्प्लॉइज। हेल्दी कंपटीशन का क्या मतलब है कि एम्प्लॉइज एक दूसरे से जेलसी फील नहीं करते हैं, बल्कि उनको अपने साथ में अपने कोलीग्स को बताते हैं कि हाउ दे कैन इम्प्रूव। ठीक है, तो जैसे सपोज एक मंथ एक पर्सन बना है मंथ ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, तो कोई और पर्सन अगर उससे आके पूछे कि यार तूने ऐसा क्या किया कि तू एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बन गया, तो ही विल गाइड हिम ट्रूली, ताकि अगले मंथ अगर वो पर्सन दूसरा पर्सन भी बन जाए एम्प्लॉय ऑफ द मंथ तो उसको प्रॉब्लम ना हो। तो दिस इज हेल्दी कॉम्पिटिशन। देन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर क्लियरली डिफाइंड, सबको पता होता है कि क्या उसका रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटी है, ये सबको पता होता है। कोई भी एक दूसरे पे अपनी ड्यूटी नहीं डाल सकता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकता, और कोई भी अपनी ड्यूटी से भागता नहीं है। देन इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट अमंग एम्प्लॉय। ये हमने पहले भी किया फंक्शंस में कि सब एक दूसरे को हेल्प करने लग जाते हैं और टीम स्पिरिट क्रिएट हो जाती है। दे आर कंसर्न्ड अबाउट ईच अदर। कोई टीम में एक पर्सन जो है वो ठीक नहीं फील कर रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो बाकी लोग मिलके उसका काम खत्म कर लेते हैं। Then this creates brand image of organization. तो मार्केट में एक नाम हो जाता है कंपनी का कि यहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, यहाँ पे जो है तुम काम को खेल समझ के करते हो, यू एंजॉय डूइंग वर्क ओवर हेयर, ऑटोमेटिकली जॉब के लिए बॉस के लिए रिस्पेक्ट हो जाती है तुम्हारे मन में। सो इस तरह का इमेज बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। Then work culture defines some set of policies and procedures to be followed, thus showing direction to its employees. अब वर्क कल्चर की डेफिनेशन में ही हमने बोला था कि इट इज सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। तो कुछ पॉलिसीज बनाई होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन पॉलिसीज को फॉलो करते हुए ही एम्प्लॉइज जो है काम करते हैं, तो उनको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हमने इस डायरेक्शन में ही काम करना है। जैसे सपोज वर्क कल्चर कहता है कि हमें फीडबैक जरूर लेना है, तो कस्टमर को अगर हमने यहाँ कस्टमर हमारे लिए भगवान है, तो जो भी एम्प्लॉइज वहां पे होंगे दे विल बी मोर कंसर्न्ड अबाउट कस्टमर। जैसे ही कोई सेल करते हैं तो कस्टमर को साथ साथ ही फीडबैक लेते हैं उनसे, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो, हर थोड़ी देर के बाद जो भी पॉलिसी सेट की हुई ऑर्गेनाइजेशन में उसके बाद उससे पूछ लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। Then it unites people from culturally diverse backgrounds. तो अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें ये नहीं है कि सारे लोग एक ही जगह के रहने वाले हैं। जैसे इंडिया है तो उसमें कल्चर का काफी फर्क है, नॉर्थ साइड और कल्चर है, ईस्ट साइड और है, साउथ साइड और है, एंड सिमिलरली वेस्ट में और है।
तो ये अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, कल्चरली डाइवर्स बैकग्राउंड, मतलब अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, उन लोगों को इकट्ठा कर लेता है वर्क कल्चर, और उनको साथ में रहना सिखाता है। देन वर्क कल्चर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब किन चीजों की वजह से वर्क कल्चर बनता है। जैसे फर्स्ट है थॉट प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय। थॉट प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय में क्या आएगा, जैसे सपोज वहां पे जो एम्प्लॉयज हैं वो बहुत यंगस्टर्स हैं, सारे सारे यंगस्टर्स हैं, तो वहां पे माहौल और तरीके का होगा। सारे जो है एक दूसरे के साथ वो करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, या एक दूसरे के साथ फ्रेंडली वे में रहेंगे, सारे एक साथ मूवी देखने जा रहे हैं, तो इस तरीके से दे विल बी डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो इसी तरीके से सपोज जो है वहां पर कुछ कोई बॉस आ जाता है जो आर्मी बैकग्राउंड से है, तो वी ऑल नो दैट आर्मी पीपल आर वेरी डिसिप्लिन्ड। तो वहां पे जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी वो सबको डिसिप्लिन बना देगा। सो थॉट प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयज मींस एम्प्लॉयज किस तरीके से सोचते हैं। तो इसी तरीके से जो यंगस्टर्स होते हैं उनको ज्यादा एंथुसियास्ट समझा जाता है, ज्यादा जोशीला समझा जाता है। तो अगर वहां पे ज्यादा यंगस्टर्स होंगे तो सारा माहौल कैसा होगा, एक मतलब उनमें जोश होगा माहौल में। तो थॉट प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयज का क्या मतलब हो जाएगा कि एम्प्लॉयज क्या सोचते हैं। देन जेंडर ऑफ एम्प्लॉयज, जैसे मेल्स ज्यादा काम करते हैं कि फीमेल्स ज्यादा काम करती हैं। ठीक है, तो उस तरीके से जैसे फीमेल्स के लिए है कि थोड़ा सा सॉफ्टली बोलती हैं, तो वहां का वैसा ही वर्क कल्चर हो जाएगा। देन नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है कि जैसे कुछ बिजनेस होते हैं वो सीजनल होते हैं। जैसे सपोज कोई फ्रूट है जो पर्टिकुलर सीजन में ही मिलता है, तो बिजनेस अगर उससे रिलेटेड है तो वो कल्चर ऐसा हो जाएगा कि उनको पता होगा कि जब विंटर्स आएंगी, तो सपोज एप्पल है, एप्पल ज्यादातर विंटर्स में होता है, जब विंटर्स आएंगी तो इनको ज्यादा एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, और जैसे ही गर्मियां आएंगी तो दे विल रिलीव अस, हमें रखेंगे नहीं, एम्प्लॉयज को थोड़ा सा रिलीव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, देन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट के, ये भी डिसाइड करता है कि वहां का वर्क कल्चर कैसा होगा। कैसे, क्योंकि सपोज हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमने टारगेट रखा हुआ है कि हमने टर्नओवर इतना बनाना है इस महीने, बट एम्प्लॉयज देख सकते हैं कि हमारा टर्नओवर काफी अभी पीछे चल रहा है, या सपोज हमने इतने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, हमने कुछ यूनिट्स पर्टिकुलर फिक्स कर रखे हैं कि वीकली हमने इतने यूनिट्स मैन्युफैक्चर जरूर करने हैं, तो उतने यूनिट्स हमें दिख रहा है कि नहीं हो पाएंगे, तो वहां का वर्क कल्चर क्या हो जाएगा कि लोग वहां पर और काम करेंगे, और ज्यादा देर रुकने का काम करेंगे, रुक के काम करेंगे, और गोल्स अचीव करने में मैनेजमेंट की हेल्प करेंगे। तो वहां का वर्क कल्चर ऐसा ही हो जाएगा कि गोल्स अचीव करने के लिए लोग जो है वहां पे स्टे बैक करते हैं। देन फॉरेन क्लाइंट्स। फॉरेन क्लाइंट से क्या मीनिंग है कि सपोज जो एम्प्लॉयज, जो क्लाइंट्स हैं वो यूके या यूएस से रिलेटेड हैं, तो अब यूके के साथ हमारा टाइम डिफरेंस 5.5 घंटे का, यूएस के साथ 10.5 घंटे का। तो ऑब्वियसली अगर हमने अपने क्लाइंट के साथ बात करनी है तो हमें तब बात करनी होगी जब वो लोग जाग रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, हम अपने ऑफिस में देर रात तक भी बैठेंगे। जैसे 10 घंटे का गैप का मतलब है कि जैसे 9 बजे हमारा कॉलेज 9 बजे हमारी ऑर्गेनाइजेशन जब ओपन होगी, तो अभी वहां पर सुबह हुई होगी या शाम हुई होगी, इस तरीके से हमें वर्क करना पड़ेगा। तो हमारा वर्क कल्चर उस तरीके का हो जाएगा कि हम लेट नाइट तक भी यहाँ पे काम करते हैं। देन डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल मीन्स दैट वहां पर जो हमने डेमोक्रेटिक लीडरशिप की थी, बिल्कुल उसी तरीके से कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको मैनेजमेंट में डिसीजन लेने के लिए शेयर किया जाता है, उनकी थॉट्स को पूछा जाता है कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है कि इस चीज के बारे में क्या डिसीजन लेना चाहिए। Then job satisfaction also is one of the components of work culture, because अगर वहाँ पे employees job satisfied हैं तो वहाँ का work culture ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर सब खुश रहते हैं। job satisfied जहाँ पे होते हैं employees, वहाँ पर जो environment होता है वो खुशी का होता है, सारे sincere होते हैं और सारे मन लगा के काम करते हैं, efficiency high होती है, तो work culture वैसा हो जाएगा। So all these things decide work culture of organization. अनुराग, अनुराग इसको डिलीट करो। So